प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो मौसमी होती है और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो मौसम के असरात की वजह से बार बार रोनमा होती है। ठीक उसी तरह जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हुआ, डेंगू एक बार फिर मंजर आम पर आ गया। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने आज सोचा कि डेंगू के बारे में मालूमात की जाए। डेंगू क्यों होता है, किस वजह से होता है और किसको होता है, उसका इलाज क्या है, उसका प्रिवेंटिव क्या है, इस ताल्लुक़ से हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर आर.सी. बिलोरिया, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट। डॉक्टर बिलोरिया, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि डेंगू जो बीमारी है वो क्या नेचर की बीमारी है, क्या होता है डेंगू में? डेंगू बीमारी जो है इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब ये है जो किसी एक इंसेक्ट से हो सकती है। वेक्टर मतलब कोई भी ऐसे जानदार चीज के काटने कैरियर, से। सॉरी, आम जबान में कैरियर कहेंगे ना? कैरियर से, या कैरियर इसमें जो है वेक्टर रहता है, मतलब कोई जानदार चीज रहती है जैसे कोई एनिमल से हुई। इसमें डेंगू में हमको जो वेक्टर रहता है वो मॉस्किटो रहता है, तो इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, इट्स अ वायरल डिजीज। अच्छा, कौन सा मस्कीटो होता है जो डेंगू को कैरी करता है? ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ मॉस्किटो के बहुत सारे किस्म रहते हैं, जैसे इसमें स्पेसिफिकली एडिस एजिप्टी बोल के एक मॉस्किटो रहता है जो डे बाइटिंग मॉस्किटो रहता है, दिन में ज्यादा बार ये मॉस्किटो काटता है। आम जबान में उसको टाइगर मस्कीटो कहेंगे। हाँ जी, वैसा बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि उसको स्ट्राइप्स होते हैं। हाँ, स्ट्राइप्स रहते हैं उसके लेग्स पे, बॉडी पे स्ट्राइप्स रहते हैं, इसलिए टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं जी उसको। जी। तो ये क्या वजह है कि ये मच्छर दिन में ही काटता है, रात में नहीं? और वो उसकी हैबिट है, हैबिट्स रहते हैं बाज मॉस्किटोस में रहता है कि उनके हैबिट्स के अलावा वो कर सकते हैं वो, तो इसलिए वो दिन में ज्यादा काटते हैं। अच्छा, जिस तरह फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो होता है जो कि मलेरिया पैदा करता है, मलेरिया। जी तो हाँ मलेरिया में फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, क्या जी, डेंगू में भी फीमेल रिस्पॉन्सिबल है या बोथ द जेंडर्स कॉज द डिजीज? बहुत जेंडर्स रहते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपने कहा है कि दिन में काटता है, इसके अलावा और क्या खुसूसियात होती है ये मच्छर की? ये बिलो द वेस्ट लेवल ज्यादा काटता है ये मच्छर, मतलब ज्यादातर टांगों पे काटता है। तो क्योंकि जब अगर हम हमारे हाथों पाँव पे बैठे, हाथ पे बैठे तो फिर भी हम उसको हिला सकते हैं, मगर ये डेंगू मॉस्किटो जो है वेस्ट लेवल के बिलो पे काटता है ज्यादा। तो टांगों पे काटने की वजह से ज्यादातर हमको एहसास नहीं होता है, इसलिए काफी ये प्रॉब्लमेटिक डिजीज है ये। ओके ओके। ये मच्छर किसको जो है बीमारी पहुंचाता है, इंसानों? अ, हाँ बिल्कुल, इंसान में ही देखा जाता है और डेंगू, ये इंसान, इंसानों हर में होता है। इंसान को इसमें कोई तफरीक नहीं है, बच्चे या बूढ़े या जवान? नहीं, किसी को भी काट सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि कोई एज है या जेंडर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी, जिसको भी मॉस्किटो बाइट करेगा, और अगर मॉस्किटो जो है वायरस को कैरी कर रहा है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, हर मॉस्किटो नहीं, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, अगर उसके इसमें वायरस है, डेंगू वायरस है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट होने से विदाउट एज बैरियर, विदाउट सेक्स बैरियर ये डिजीज कॉज कर सकता है। ओके। अब ये जब डेंगू लग जाता है किसी को, तो उसके सिम्टम्स कब जाहिर होते हैं, जेस्टेशन पीरियड कितना है उसका? मॉस्किटो के बाइट करने के 4 से 5 दिन के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। यूजुअली इट स्टार्ट विद हाई ग्रेड फीवर, जो बहुत ही हाई रहता है, अराउंड 104 को भी टच कर सकता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है। और बॉडी में पेन बहुत शिद्दत से होती है, जिसकी वजह से हम इस फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। मतलब हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, बोन्स में दर्द होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है। और उसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग भी हो सकते हैं, या बॉडी में रैश आ सकता है।
और कभी कभी क्या है जो ऑरिफाइसेस रहते हैं जैसे कि नॉस्ट्रल है या एयर है या इसके थ्रू से आप ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो जो बहुत अलार्मिंग सिम्टम है वो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो जो ही हाई फीवर है जो पहला सिम्टम है उस पे ही हमको अलार्म हो जाना चाहिए कि ये मौसम में पर्टिकुलरली कि ये डेंगू हो सकता है। अच्छा, हाई फीवर आने पर ये कैसा पता चलेगा कि ये डेंगू है? क्योंकि आजकल जो है कोविड चल रहा है, कोविड में भी हाई फीवर होता है। कोविड में हाई फीवर होता है मगर उसके साथ अलग सिम्टम्स रहते हैं, जैसे उसके फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं रहेंगे, इसमें आपको बॉडी पेन रहेगा, हाई फीवर रहेगा, मगर आपकी नाक बंद, नाक बह रही, ऐसा हेडेक ऐसा नहीं, इसमें फुल बॉडी एक्स रहेंगे, खास तौर पे जोड़ बहुत दर्द होते हैं इसमें। ठीक है। तो तब अलार्म। बॉडी बॉडी पेन्स भी कोविड को कॉमन है। जी जी है, मगर फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें ठीक नहीं है, रहेंगे। फ्लो लाइक सिंड्रोम नहीं रहेगा। वॉमिटिंग, नौसिया होगा, रैशेस होंगे। और जी ऑरिफाइस ब्लीडिंग का आपने बहुत अच्छा जो है इशारा दिया है। ऑरिफाइस ब्लीडिंग अगर होती है तो हाँ, ये वो तो उधर तक नहीं जाना चाहिए, यूजुअली फेटल केसेस में होता है। ठीक प्लेटलेट्स ड्रॉप होने पे ऑरिफाइस पे ब्लीडिंग होती है, वो पॉइंट पे तक हमको नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एक्चुअली देखा गया तो देखिए इसमें कोई भी वायरल डिजीज है ये, इसका अभी तक कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं बताया गया है। हम्म, वैक्सीनेशन की इसका कुछ भी नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल्स में भी जो हम देते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसका मतलब कि जो आपकी पेशेंट को जो सिम्टम ज्यादा सता रहे हैं उसी को, जैसे मैंने बताया हाई फीवर रहता है तो हम हम्म, उसको फ्रीक्वेंट डोजेस में पैरासिटामोल देते हैं। और क्योंकि इसमें फ्लूइड लॉस बहुत होता है, एक्स्ट्रा वेसिकुलर स्पेसेस में फ्लूइड लॉस होता है, तो हम्म, डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, इसलिए हम उसको फ्लूइड थेरेपी देते हैं, उनको सलाइन चढ़ा देते हैं, वैसा होता है। और बोन जॉइंट पेन रहता है, पेन होता है तो पेन किलर्स देते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता इसके 5 to 6 डेज के बाद प्लेटलेट्स ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हमको प्लेटलेट्स को इंफ्यूज करना पड़ता है, तो हम प्लेटलेट्स इंफ्यूज करते हैं। मगर वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में 1 लाख प्लेटलेट्स है तो भी इंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं नहीं। जब प्लेटलेट्स सिर्फ जब 20,000 से कम हो जाते हैं तभी जाके हमको प्लेटलेट्स इंफ्यूज करना पड़ता है। अगर प्लेटलेट्स 20 से अबव है तो टेंशन की बात नहीं होती है, विद इन 2 डेज ये वापस रिकवर हो जाते हैं, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 20,000 से बिलो जब हो तब जाके क्रिटिकल होता है पेशेंट। अच्छा। अब ये प्लेटलेट्स इन्फ्यूज करने का कोई सोर्स होना पड़ेगा, डोनर होना पड़ेगा। जी जी जी, डोनर रहता है। अगर अगर डोनर अवेलेबल ना हो तो और कोई तरीका है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का? प्लेटलेट काउंट तो नहीं, ऐसा तो नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे अभी जो बता रहे हैं कि पपाया खाने से बोलते हैं कि इसमें बढ़ते हैं, बट वी कैन नॉट साइंटिफिकली प्रूव दीज फैक्ट्स कि ये सही में होते हैं कि नहीं। बट कुछ चीजें ऐसे, कुछ टैबलेट्स आजकल बहुत मार्केट में चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि उसकी वजह से, बट आई डोंट स्पेसिफिकली साइंटिफिकली दे हैव नॉट बीन प्रूव्ड कि वो प्लेटलेट काउंट बढ़ाते हैं। टैबलेट्स भी आजकल काफी आ रहे हैं, बट साइंटिफिकली दे हैव नॉट बीन प्रूव्ड। बट पपाया खाने में कोई हर्ज नहीं है, बता रहे हैं कि ये हमारे ओल्ड एज स्टोरीज है कि पपाया खाने से प्लेटलेट बढ़ता है, डेंगू में हेल्प होता है। पपाया खाने में कोई हर्ज नहीं है, वो खा सकते हैं। इसके अलावा मैंने सुना पपाया लीफ जूस भी पिया करते हैं बोलते अस्थमा। हैं रिलेटेड टू पपाया, बोल रहे हैं कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्लेटलेट्स, बट वी नीड मोर ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। सो एज पर से बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर आई कैन नॉट से मच ऑन दैट। ठीक है। तो ये रहा ट्रीटमेंट जिसमें ना ना प्रॉपर मेडिसिन है, ना वैक्सीनेशन है। सिर्फ प्लेटलेट काउंट को अगर हम नज़र में रखेंगे जी जी, और अगर हमको 20,000 सिम्टोमेटिक से लेना है, बस इसका ख्याल रखना है कि प्लेटलेट्स ड्रॉप नहीं होने चाहिए, ठीक है। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, अच्छा, बाकी आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहने चाहिए, दैट्स इट। बाकी और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जिस तरह से मलेरिया का श्योर शॉट इलाज है उस तरह से इलाज इसमें नहीं है। तो नहीं। मलेरिया से ज़्यादा डेंगू की फिक्र करनी हमें चाहिए। जी तो जी हम बिल्कुल। ये जानना चाहेंगे कि डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है। देंगे, जैसे आप हमको मालूम है इसका वैक्सीनेशन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हमको मालूम है। हर चीज, हर इन्फेक्शियस डिजीज के लिए प्रिवेंशन हमेशा बेटर रहता है। तो इसमें मैं 3 तरीके की चीजें बताऊंगी जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने घर
कि अतराफ की क्या ऐसी चीजें करेंगे जिससे आप अपने घर को सेव करेंगे। क्योंकि हमने देखा गया है कि ये बारिश का सीजन है, तो मॉनसून है, पानी जमा हो रहा है अतराफ की चीजों में, जिसकी वजह से ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है मॉस्किटो के लिए। ये ठहरे हुए पानी में अंडे डालता है मॉस्किटो, उसकी वजह से उसकी और जनरेशन बढ़ते जाती है और ये फैलते जाते हैं। तो हमको क्या करना है, उसकी ब्रीडिंग प्लेस को खत्म करना है। तो वो कैसा करेंगे, तो एवरी ऑल्टरनेट डे आपको अपने तरफ देखना है कि कोई ऐसी चीज में पानी तो नहीं ठहर गया है, उसको आपको रिमूव करना है। या अगर आप ऐसी कोई जगह में रहते हैं जहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा है, मतलब पेड़ पौधे ज्यादा है अतराफ में, वैसी जगहों पे भी ये मॉस्किटो ज्यादा ब्रीड करते हैं। तो वैसा हम कोशिश करके हम जीएचएमसी वालों को हम उनको इंटीमेट करके अपने कॉलोनी के बारे में बताएं, तो वो आजकल खास तौर पे एक्टिवली आके फॉगिंग कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड से, जिसकी वजह से जो है लार्वे जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है उनका काउंट। तो ये दो चीजें आप अतराफ के लिए कर सकते हैं। अपने घर को आप कैसे महफूज रखेंगे कि आपको जो आपके डोर विंडोज हैं उनमें आप विंडो मॉस्किटो मेश लगा सकते हैं। तो उसे, और खास तौर पे ये मॉस्किटो जो है मगरिब के वक्त और सुबह सनराइज एंड सनसेट में कोशिश करता है घर के अंदर आने के लिए। तो ये इस खास मौकों पे आप दरवाजा आधा घंटा पहले बंद रखिए, खिड़कियां बंद रखें, तो उससे भी इन मॉस्किटोज की घर में एंट्री रुक सकती है। तो ये, और एक चीज देखा गया है कि ये मॉस्किटोज वेल लिट एरिया में नहीं रहते हैं, जहाँ पे डार्कनेस है वहां पे जाके छुप जाएंगे या और फिर बाइट करने की कोशिश करेंगे। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर को जो है वेल लिट रखने, सन अच्छी आबो हवा हवा और रोशनी रहनी चाहिए आपके घर में, तो उसकी वजह से भी ये नहीं रहेंगे। और दूसरी एक और चीज बताया गया है कि इसमें बताएंगे कि हम पर्सनली अपने आप को कैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो अपने, क्योंकि ये तो बाइट करने से होगा, तो आप फुली कवर्ड कपड़े पहनेंगे तो उससे आपका स्किन जो है एक्सपोज नहीं होगा मॉस्किटो बाइट के लिए, तो वो आपसे प्रोटेक्शन होगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम रात के वक्त मॉस्किटो मेश में सोए, तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हम आजकल नहीं देख रहे हैं। और भी एक चीज बता सकते हैं कि अगर रात में आप मेश में नहीं सो सकते, तो ये जो मॉस्किटो है, इसका जो एक्टिविटी है लो टेम्परेचर पे कम हो जाता है। तो एसी के रूम पे अगर आप सोएंगे तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। कि जिनके पास एसी नहीं है वो फैन की जो स्पीड है बहुत हाई स्पीड पे रखेंगे, तो ये मॉस्किटो के जो विंग्स है वो उसको काउंटर एक्ट नहीं कर सकता है, तो वो इंसान के नजदीक नहीं जा पाता है। वैसा कर सकते हैं, अगर एसी नहीं है तो फैन आप हाई स्पीड पे रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये सब चीजें आप अवॉइड, फिर भी अंदर मॉस्किटोज आ रहे हैं, तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स को लगा सकते हैं, जिससे ये मॉस्किटोज आपकी बॉडी के नजदीक नहीं आते हैं। और इम्पोर्टेंट एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मॉस्किटो देखा गया है उस इंसान के नजदीक ज्यादा जाता है जिस इंसान के बॉडी से किसी किस्म की खुशबू या बदबू आए। तो स्पेसिफिकली अगर स्वेट की बदबू आ रही है या कोई परफ्यूम आपने लगाया है, तो ये मॉस्किटो बॉडी के नजदीक आते हैं। तो ये कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को परफ्यूम फ्री, ज्यादा खुशबू ना लगाए, और अगर स्वेट है तो ज्यादातर बात लेने की कोशिश करें, अपनी बॉडी हाइजीन को मेंटेन करें। तो वैसे लोगों में भी देखा गया कि मॉस्किटो बाइटिंग कम हो चुकी है। बदबू में आते हैं तो ये तो ठीक है, मगर खुशबू में आएंगे तो फिर खुशबू लगाना मुश्किल हो जाएगा। ऑर्डर से अटैक होते हैं, तो ऑर्डर तो किसी भी चीज का हो सकता है, अच्छा हो या खराब हो, ऑर्डर से अटैक होते हैं मॉस्किटोज, ये देखा गया है। तो इट इज नॉट एन बहुत, इट्स नॉट एन इनसिग्निफिकेंट टिप, बट इट इज डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प अगर हम स्वेट एंड खुशबू से अपने आप को बचाएं। अब क्योंकि हर कोई जब नहाते हैं तो रिफ्रेश होते हैं, तो खुशबू लगाएंगे ताकि अच्छा फील करें। जी जी, तो कोशिश करें कि ये मौसम में ऐसा बहुत ज्यादा तेज खुशबू नहीं लगाए। खास तौर पे स्वेट को तो अवॉइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंट बात करने से। अच्छा, कोई रिपेलेंट स्मेल भी हो सकती है, मस्कीटो रिपेलेंट, स्मेल? मॉस्किटो रिपेलेंट में भी यूजुअली तो ऑर्डरलेस बनाने की कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ द रिपेलेंट्स में रहते हैं, तो ऐसा हमेशा। और मॉस्किटो रिपेलेंट को भी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलरली ये देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफी फ्लडेड है इस वक्त मार्केट मॉस्किटो रिपेलेंट्स। तो आपको खास तौर पे ये देखना चाहिए कि वो बेटर है कि अगर वो EPA रजिस्टर्ड मॉस्किटो रिपेलेंट है, तो ये ज्यादा सेफ रहते हैं और ये ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं अगर दे आर रजिस्टर्ड बाय EPA।
और अगर खास तौर पे उनका कॉन्स्टिट्यूएंट देखा गया तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम देखा जाता है कि DEET ये जो केमिकल है ये सेफ है और इफेक्टिव है फॉर अडल्ट। अडल्ट में ये देखा गया तो बेटर है कि आप ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख के ही ये लेके जाए और ज्यादा कोशिश करें कि ऑर्डरलेस रिपेलेंट्स को लेने के लिए। ठीक है, ये EPA रजिस्टर्ड क्या होता है? ये एक फॉरेन बॉडी है जिसमें हम मतलब केमिकल्स को जो अप्रूव करते हैं, तो वो फॉरेन बॉडी के रजिस्ट्रेशन से ये होता है, ये मॉस्किटो रिपेलेंट से। ओके, और ये DEET? ये भी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है एक केमिकल का जो स्पेसिफिकली मॉस्किटो रिपेलेंट्स में बनाया गया, देखा गया है, जो कि सेफ है। जी 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 जी, ये बच्चों में, बूढ़ों में, सब में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बच्चों में बिलो 2 मंथ्स देखिए मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनमें हम फिजिकल बैरियर ही यूज करें। बिलो 2 मंथ्स की एज में नेट से उनको कवर करें, वो बेटर रहता है बिलो द 2 मंथ्स ऑफ एज। अबाउट 2 मंथ्स ऑफ एज आप DEET यूज कर सकते हैं। मगर एक और मॉस्किटो रिपेलेंट है जिसको हम OLE बोलते हैं, ऑयल ऑफ लेमन यूकेलिप्टस है, या PMD बोल के एक है। ये जो है 3 इयर्स के बिलो एज के बच्चों में नहीं यूज करना चाहिए। तो अगर इसलिए मैं ज्यादा DEET का बोलने का, DEET केमिकल का ज्यादा इसलिए बोली क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब एजेस में अच्छा एक्सेप्टेबल है। PMD और OLE जो है वो बिलो 3 इयर्स नहीं यूज करना चाहिए। ठीक ठीक है। अब ऐसे बच्चे जो 20 साल के हो जाते हैं मगर 2 साल के कपड़े पहनते हैं, 2 साल के बच्चों के कपड़े पहनते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है आपका? मैं तो पहले ही बताई हूँ कि ये ऐसे मौसम में जहाँ पे डेंगू फैला हुआ है तो आपको बॉडी कवर करने वाले कपड़े पहनने हैं। वो वाले कपड़े तो इस मौसम में अवॉइड करने हैं। जितना आप अपने स्किन को एक्सपोज नहीं रखेंगे उतना पहले आपका फर्स्ट प्रोटेक्शन रहेगा। और अगर आप कपड़े के नीचे ये रिपेलेंट लगा रहे हैं तो इसका कोई यूज नहीं है। लोग बताते हैं कि हमने लगा लिया और अब हम सेफ है, उसके ऊपर कपड़ा एक्सपोज स्किन पे आपको रिपेलेंट लगाना है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। एक और चीज क्या है कि अगर आप दिन में बिकॉज दिस इज अ डे बाइटिंग मॉस्किटो, तो दिन में आप जब लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज सनस्क्रीन ऑन इट। तो बेटर पहले है कि पहले रिपेलेंट पहले सनस्क्रीन लगाइए, उसके ऊपर रिपेलेंट लगाइए। रिपेलेंट के ऊपर अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे तो रिपेलेंट का इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, वो यूज में उसका यूज नहीं रहेगा। मगर ऐसा भी ऑब्जर्वेशन है, मच्छर कपड़े के अंदर से भी काटते हैं। हाँ, बहुत सारे अब खतरनाक भी हो गए मॉस्किटोस, उसके बाइटिंग हो जाता है, दिखता है ऐसा, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम इफ इट इज कवर्ड इट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। ठीक है। इसके अलावा जो पहले के दौर में मच्छरदान का इस्तेमाल हुआ करता था और छोटे बच्चों को भी एक झांप की तरह जो है उड़ा दिया जाता था जिससे वो बच्चे सेफ रहते थे, ये एक्टिविटी क्यों खत्म हो गई है? ये प्रैक्टिस क्यों बंद हो गई है? हर चीज का अब इनोवेशन आते गए हैं, फैशन ज्यादा बढ़ते गया है, तो अब पुरानी चीजें तो एक्सटेंट होते जा रहे हैं। बट पुरानी कितनी चीजें थी जो बहुत फायदेमंद थी तब, क्योंकि ये रिपेलेंट्स वगैरह नहीं थे तो हमको फिजिकल बैरियर का ज्यादा यूज करना पड़ता। तब ज्यादा रिपेलेंट्स नहीं थे तो ज्यादा से ज्यादा कोकोनट ऑयल, मैं सुनने में आया है कि कोकोनट ऑयल लगाते थे बॉडी पे यूज कर। मगर फिजिकल बैरियर जितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बच्चे के ऊपर अगर आप मच्छरदानी रखेंगे तो उसको कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो ये अभी भी मेजर्स अगर कहीं पे भी तो बहुत कम यूज में आ रहे हैं। अभी तो कहीं पे भी मैं तो नहीं देख रही हूँ, फिर भी शायद छोटे बच्चों में कहीं मच्छरदानी है, बड़े तो नहीं यूज कर रहे हैं। बट स्टिल आई विल एडवाइज कि फिजिकल बैरियर जैसे खिड़कियों में मेश लगाना, बेड पे नेट लगाना और अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करना मगर से, ये बेटर रहेगा रादर देन यूजिंग अ मॉस्किटो रिपेलेंट। ओल्ड एज जो चीजें थी वो ज्यादा बेहतर थी। जी, जो मस्कीटो नेट में इस्तेमाल किया जाता था कपड़ा, वो आजकल खवातीन के लिबास में इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद इसकी वजह से मच्छरदान गायब हो गए। भी मच्छरदान यूज कर सकते हैं, इतना प्रोडक्शन तो बना ही सकते हैं। जी जी, बहरहाल हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आपने अच्छे अच्छे मशवरे दिए। उम्मीद के लोग इनको अपनाकर अपने आप को और अपने अहलो अयाल को डेंगू से महफूज रखेंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। शब बख़ैर। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।